स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज का ये वीडियो झारखंड बोर्ड क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो 7 फरवरी को जो आप सभी का सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होगा उसके लिए फर्स्ट सिटिंग को लेकर के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं, जो कि यहां से 100% दोस्तों आपके एग्जाम में पेपर में क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चंस को एग्जाम के लिए देखिए ताकि एग्जाम में आप लोग इस बार फोड़ सकें। तो चलिए क्या है क्वेश्चंस, किस प्रकार का क्वेश्चंस लिया गया है समझेंगे, एक एक करके वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। तो सबसे पहले सभी विद्यार्थी यहाँ पर ध्यान देंगे, आज हम लोग जो है सोशल साइंस 7 फरवरी एग्जाम को लेकर के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के आ चुके हैं, जो कि आप सभी का वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर रहने वाला है, जो कि इस बार के एग्जाम में 100% आप सभी का छप चुका होगा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस क्या है यहाँ पर आप लोग देखिएगा। तो सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन है कि हेनरी फोर्ड कौन था। मजाक में बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग जब एग्जाम देख के आइएगा तब आप लोग इसी चैनल पर कमेंट कीजिएगा, इसी वीडियो पर कमेंट कीजिएगा। तो देखिए हेनरी फोर्ड कौन था, तो उत्तर में बिल्कुल छोटा सा आपको लिखना है, क्योंकि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से तो ज्यादा लंबा आपको तीरना नहीं है, ठीक है। सिंपल सा आंसर लिखा कि हेनरी फोर्ड कारों का एक बहुत बड़े निर्माता थे। तो कारो मतलब क्या होता है सर जी, कार होता है कार, ठीक है। फोर्ड मोटर आप लोग नाम सुने होंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छी ब्रांड है, ठीक है। वही फोर्ड मोटर का यहाँ पर क्या था, तो निर्माता था, फाउंडर हम लोग मान सकते हैं हेनरी फोर्ड को। तो बिल्कुल प्यारा सा एकदम छोटा सा शब्द में आप लोग लिखिएगा कि कार का निर्माता था कौन, हेनरी फोर्ड, बस इतना लिखिएगा, फुल में फुल नंबर आपको मिल जाएगा। टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, मैथ का भी वीडियो अपलोड हो रहा है, साइंस का भी कर देंगे, सोशल साइंस का कर ही रहे हैं। इसके बाद जो मैप का जो वीडियो ला करके देंगे, 5 नंबर आपके एग्जाम में मैप से आपका पक्का हो जाएगा, सिर्फ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। अब देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं। औद्योगिक क्रांति क्या है, इससे आप लोग क्या समझते हैं और यह होता है क्या। औद्योगिक क्रांति आप लोग जानते हैं कि कल कारखाना से संबंधित क्रांति को औद्योगिक क्रांति हम लोग कहते हैं। लिखना कैसे लिखा गया है, औद्योगिक क्रांति उस क्रांति को कहा जाता है जिसने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, ठीक है, उत्पादन की तकरीर, ठीक है, तकनीक में आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन कर दिया। इस क्रांति का जो श्री गणेश मतलब कि जो शुरुआत जो औद्योगिक क्रांति का हुआ है, ये आपका इंग्लैंड में हुआ। और सबसे अच्छी खूबसूरत मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि पहले इंग्लैंड को ब्रिटेन के नाम से जाना जाता था। तो वहीं पर औद्योगिक क्रांति यानी कि कल कारखाना को लेकर के क्रांति का शुरुआत किया गया है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। श्री गणेश मतलब की शुरुआत यहीं से हुआ है। कब हुआ है, तो 18वीं शताब्दी में हुआ है, यानी कि 1700 ईस्वी के लगभग में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, इस प्रकार से उत्तर को लिखिएगा, सिंपल सा एक एक वर्ड को मैं तोड़ते हुए चल रहा हूँ। अब देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं। क्षेत्रीय दल होता क्या और इसको किसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो उत्तर में लिखना है कि ऐसा राजनीतिक दल जो अपने क्षेत्र के हित के लिए कार्य करता है क्षेत्रीय दल कहलाता है। मतलब कि ऐसा पॉलिटिक में जो ऐसा एक दल है जो अपने क्षेत्र के हित के लिए, बाकी से मतलब नहीं रखता, ठीक है। अपने जो राउंड भर में उसी को वो जो विकास करता, उसी में देखरेख करता, उसी में वो क्या करता, अलग अलग तकनीकियां बनाता है। इन्हीं कार्य का जो दायरा है जो सीमित होता है, क्योंकि ये लोग ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं। एक क्षेत्र का विकास लोग कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते, जैसे हम लोग विधायक कह सकते हैं, ठीक है, मुखिया कह सकते हैं, ठीक है, छोटे स्तर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 4 नंबर बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चंस, जो कि खरीफ और आप सभी का रबी फसल वाला क्वेश्चंस काफी इंपोर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आते हैं। आग लगा दीजिएगा कि खरीफ फसल किसे कहते हैं, ठीक है। एगो आप लोग बात याद रखिए, खरीफ मतलब आप लोग करिया से संपर्क इसको कीजिएगा। और आदमी लोग करिया कब होता है, तो गर्मी में होता है। कब होता है, गर्मी में। गर्मी कब होता है, जून जुलाई के महीना में गर्मी होता है। रबी फसल से आप लोग याद रखिएगा ठंडा वाला महीना, ठीक है। कब, ठंडा वाला महीना, ठंडा भाई नवंबर से दिसंबर वाला। तो देखिए अभी जो है रबी फसल का समय है, लेकिन खरीफ फसल किसको कहते हैं, तो ऐसी फसल जिसे जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास काटते हैं उसे खरीफ फसल कहते हैं, ठीक है। जिसको हम लोग कब बोएंगे, जून जुलाई में बोएंगे, लेकिन काटेंगे कब, अक्टूबर के आसपास काट लेते हैं। तो इसी फसल को हम लोग कहते हैं खरीफ फसल, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा।
जितने सारे विद्यार्थी एक एग्जाम्पल दे जाए कि खरीफ फसल का एग्जाम्पल, बेहतरीन सा एग्जाम्पल कौन होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि नेपाल में किस तरह की शासन व्यवस्था है। तो जो नेपाल है हम लोग का जो है सटा हुआ बॉर्डर हम लोग मानते हैं, पड़ोसी देश मानते हैं। तो नेपाल में संघीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, ठीक है, संघीय लोकतांत्रिक। आगे बढ़िए तो नेक्स्ट क्वेश्चन से 6 नंबर, चूंकि विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लिखिए कैसे कि जब कोई बाहरी देश या कंपनी द्वारा हमारे देश में या हमारे कंपनियों के, ठीक है, हमारे देश की कंपनियों में निवेश करता है तो विदेशी निवेश कहते हैं। देखिए समझने के लिए आपको एक उदाहरण लेकर के समझा देते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना होगा। विदेशी निवेश मतलब क्या होता है, बाहर से जो भी देश या कंपनी है, जैसे भारत हमारा क्या है, देश है, भारत देश है, कोई व्यक्ति है जो आ गया है अन्य कंट्री से, जैसे अमेरिका हम लोग मान लगते हैं, ठीक है, अमेरिका से कोई आया और यहाँ पर जो है जियो जो कंपनी है किसका है, तो आप लोग जानते हैं मुकेश अंबानी का है। वहां पर वो इन्वेस्ट कर दिया हजारों करोड़ का, ठीक है, और वहां से जो भी उसको फायदा हुआ, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं विदेशी निवेश। यानी विदेश से कोई आया और भारत में निवेश किया, कुछ समय के लिए भारत में समय भी बिताया, तो उसको हम लोग कहते हैं विदेशी निवेश। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका से आप लोग लिख दीजिएगा। अब देखिए 7वां नंबर का क्वेश्चन, उदारीकरण से आप लोग क्या समझते हैं, उदारीकरण होता क्या है और इससे क्या फायदा होता है। तो उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना है जिससे आपको यह हटा लेना है, जिससे आर्थिक विकास में क्या मिले, बढ़ावा मिले। कहने का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति है जो अपना आर्थिक विकास को ऊंचा ले जाना चाहता है, ठीक है, या फिर कोई अपने क्षेत्र में आर्थिक विकास की वृद्धि करना चाहता है, तो उसको सबसे पहले क्या करना होगा, ऐसा चीज जो उसको बाधा बन रहा है विकास लाने में, ठीक है, यानी कि जो रोजगार हो गया या फिर किसी भी चीज में आप लोग उन्नति प्राप्त करने में, ऐसा कोई भी चीज जो आपको बाधा बन रहा है उसको आपको हटाना है, उसी को उदारीकरण कहते हैं। जैसे कि आप लोग की पढ़ाई में बहुत ही अच्छा नंबर चाहिए, आपको बाधा बन रहा है, ठीक है, सोशल मीडिया आपको बाधा बन रहा है, ठीक है, तो वहां आपको उसको अफोर्ड नहीं करना, बिल्कुल उसको हटा देना है ताकि आप लोग जो है अपना एग्जाम में अच्छा नंबर ला सके। अब देखिएगा तो सबसे पहले 8 नंबर क्वेश्चन बढ़ने से पहले दोस्तों जितने सारे विद्यार्थी हमारे हैं, तो आप लोग के लिए देखिए जेक बोर्ड की तरफ से एक ऑफिशियल गेस्ट पेपर हम तैयार किए हैं, जिस गेस्ट पेपर से आप लोग एग्जाम में 90-95% अंक प्राप्त कर सकते हैं। गेस्ट पेपर का नाम है मां सरस्वती की कल्पना से, ठीक है, तहलका गेस्ट पेपर रखा गया। आप लोग स्क्रीन पर यहाँ पर फोटो आप लोग देख सकते हैं। गेस्ट पेपर का अभी जो प्राइस चल रहा है वो ओनली 99 रुपए, जिसमें ऑल सब्जेक्ट अवेलेबल है, ठीक है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों वर्जन में। प्योर जिस प्रकार से एग्जाम आपका क्वेश्चन आएगा, किसी भी दोस्त को चाहिए, किसी भी भाई बहन को चाहिए, तो आप लोग क्या करना है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करने के बाद आप सभी को सिंपल सा जो क्यूआर कोड दिया जाएगा उस पर आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको जो गेस्ट पेपर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा पीडीएफ के रूप में व्हाट्सएप पर। तो जितने सारे आपको चाहिए तो आप लोग जैसे व्हाट्सएप कीजिएगा। इसका देख सकते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन से 1929 की महामंदी का बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो 1929 की बात कर रही है, अभी तो नहीं, ठीक है। देखिए 1929 ईस्वी की महामंदी के कारण बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। ऐसा क्योंकि पटसन की कीमतें में भारी गिरावट हो गई। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, तो बहुत सारे लोगों को कर्ज में डूब गए। देखिए यदि कोई व्यक्ति है जो किसान है, ठीक है, प्याज लगाने में मान चलिए वो 10,000 रुपये खर्चा करता, ठीक है, और उपजाता प्याज मान चलिए कम से कम 100 किलो प्याज 10,000 में उपजा लिया, ठीक है, सारा खर्चा लेकर के जब उसको बाजार में बेचने जाता है तो कीमत उसका गिर जाता है, जिसके माध्यम से वो 9,500 का उसको सेल कर पाता है 100 किलो प्याज को। तो यहाँ पर किसान जो है 500 रुपये का घाटा में चल गया। तो यही कहने का मतलब है कि जो पटसन पैदा कर रहा था 1929 ईस्वी में, तो इसकी मांग जो है कम हो गई, और जैसे ही मांग कम हुआ वैसे ही इसका जो है दाम घटा। दाम घटे से जितने भी कर्जदार थे, ठीक है, और भी कर्ज में डूबते चले गए, क्योंकि वो सोच रहे थे कि फायदा होगा लेकिन यहाँ पर नुकसान हो गया। अब 9 नंबर का क्वेश्चन है कि 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीन की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिक को प्राथमिकता देते थे, ऐसा क्यों। 19वीं सदी की बात है तो हम लोग जानेंगे ऐसा काहे होता था। तो लिखा गया है कि 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिक को प्राथमिकता देते थे। ऐसा इसलिए होता था जिसके निम्नलिखित कारण यहाँ पर आपको बता दिया गया छोटे छोटे शब्दों में कि श्रमिकों की अधिकता। देखिए यहाँ पर अभी तो एआई का भी अब जमाना चलने लगा है, ठीक है, पहले तो ये सब नहीं था।
लेकिन पहले जब मशीन आया था तो लोग जो भी काम करते थे हाथ से, तो उनको डर था कि उनको हटा दिया जाएगा। लेकिन कोई ऐसा उद्योगपति था जो मशीन की बजाय हाथ से इसलिए काम कराता था ताकि वो लोग को रोजगार दे सके, श्रम की मौसमी मांग कर सके, ठीक है, मानविका कौशल से बनने वाले उत्पादक की मांग। मतलब कि हाथ से इतना सुंदर सुंदर गहराई में, ठीक है, कढ़ाई किया जाता है, उसका आकर्षण यहाँ पर। इसके बाद मनुष्य मशीन की समस्या, मशीन चलता है तो खराब भी होता है। इस प्रकार से इसको दूर करने के लिए वो लोग हाथ से जो है कपड़ा को बनाता था। आप देखिए बेहतरीन से क्वेश्चन से पवन ऊर्जा पर एक टिप्पणी, टिप्पणी मैंने कमेंट लिखे क्या होगा। पवन ऊर्जा है क्या? तो बाहरी वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। बाहरी नहीं, बहती, ठीक है। वायु एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है जिसके मदद से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो पवन ऊर्जा पवन कब प्राप्त होगा? जब हवा चलेगा। हवा चलेगा तो बिजली बनेगा। आप लोगों को पता है पवन ऊर्जा जो इस प्रकार से जो यहाँ पर लगा हुआ था, 3 गो डंटिया वाला, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से 11 नंबर। तो राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन से, हर एक इंपोर्टेंट है। तो राजनीतिक दल के जो प्रमुख यदि कार्य की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देखिए सबसे पहला कार्य जो लोग क्या करता है, चुनाव लड़ता है। इसके बाद अपना नीति और कार्यक्रम तय करता है कि कैसे लड़ना है, किस पार्टी के विरोध में लड़ना है, कैसे हम लोग जीत हासिल करेंगे। जैसे कि झारखंड में चुनाव हुआ, जेएमएम का पार्टी लड़ा, ठीक है। इसके बाद जेएलकेएमएन का पार्टी लड़ा, यानी कि जयराम महतो का पार्टी लड़ा, और भी अन्य पार्टी बीजेपी भी आया। लेकिन ये सब जितना भी सब राजनीतिक दल वाला है वो एक दूसरे को टक्कर देता है और बाकी जनता मूर्ख बन जाता है, ठीक है, वादा करता निभाता नहीं है। जिसके आधार पर वो चुनाव लड़ते सरकार और जनता के बीच में मध्यस्थता की भूमि निभाती है। इसका सरकारी योजनाएं के बारे में जनता को जानकारी देते हैं। जैसे कि आपको पता है झारखंड में मैया योजना परिचित है, लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको वोट चाहिए, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप लोग को पता है कि अभी जो विकास है झारखंड में बहुत ही धीमी गति से चल रही है। इसको लेकर के बहुत ही विवाद भी छिड़ा हुआ है। जो मजबूत पार्टी है जेएलकेएमएन का, वो भी अभी जो है सहायता कर रहा है, जो कि एक ही पार्टी में जयराम महतो जीते, दुमरी विधायक में, आपको पता होगा। तो ये सब देखिए अभी आप लोग आगे चले तो इसके बारे में बहुत ही जानकारी मिलेगा जब आप लोग 11 में 12 में लोग इस सब के बारे में पढ़िएगा। तो अभी आप लोग इतना ही बारे में जानकारी मिला है तो इतना ही पढ़िए, ठीक है, जितना सा आपका एग्जाम क्लियर हो सके। यदि कोई विद्यार्थी चाहता है कि सर गेस्ट पेपर हम बाई करना चाहते हैं तो फिर से आप लोग को निवेदन करेंगे, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं। कैसा क्लास लगा नीचे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।